हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 7। डीपीपी नंबर 6 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जहां पे एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें थोड़ा डाउट आ रहा था, और वो था आपका कॉम्प्लेक्स CuNH362+। तो वहां पे हमने कैलकुलेट क्या करना था एक्चुअल में, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, और वो स्टेटमेंट मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, तो इसलिए उस टाइम पे वो थोड़ा डाउट क्रिएट हो गया उसमें। सो यहाँ पे कॉपर आपका +2 में है, +2 में हो जाएगा D9 अगर है आपका तो T2G के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6 और EG के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका 3। ठीक है। सो अगर T2G मेरा सिमेट्रिकल फिलिंग है तो वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन था और वहाँ पे ऑप्शन बी जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डीपीपी नंबर 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ हाई स्पिन D7। देखिए आपके पास D7 है और क्या है, हाई स्पिन है। तो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन डी में डालेंगे। जब आप डी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन तो आपके सेम अनपेयर में जाएंगे, तो 5, 6 एंड 7। ठीक है। सो यानी कि आपका अब ये कह सकते हैं DXY और XY और YZ के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी पेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद आप उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट हो जाएगा आपका हाई स्पिन में T2G एंड EG में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सो T2G में हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो T2G के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है और EG के कॉरस्पॉन्डिंग आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। EG के कॉरस्पॉन्डिंग डेल नॉट है 0.6 और T2G के कॉरस्पॉन्डिंग -0.4। तो आपका EG के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1.2 और T2G के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका -2.0। तो 20 में से 12 गया 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.8 प्लस में यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कितनी है, T2G के कॉरस्पॉन्डिंग पेयरिंग है आपका 2p। और जब आप डी में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो वहाँ पे भी आपका पेयरिंग कितना था, 2p। तो 2p - 2p, 2p से 2p गया 0, एनर्जी आपके पास आएगी -0.8 डेल नॉट। ठीक है, अब माइनस के 0.8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8/10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10 मीन्स माइनस के 4/5 डेल नॉट। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने डी में इलेक्ट्रॉन डाला। ठीक है, डी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे आप तो XY और YZ के कॉरस्पॉन्डिंग आपका पेयरिंग हो गया। फिर आपने स्प्लिटिंग किया T2G और EG के कॉरस्पॉन्डिंग। EG के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आपकी बनती है 1.2 डेल नॉट और आपका T2G के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बनता है -2.0 डेल नॉट। फिर आप यहाँ से क्या लेते हैं, 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -0.8 डेल नॉट प्लस में 2p। और फिर 2p से 2p आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी में जब आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो 2p वहाँ पे है और T2G के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2p है। तो 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एनर्जी बचेगी -0.8 डेल नॉट। और 8 को आप 8/10 लिख सकते हैं, तो वो वहाँ से आंसर आ जाएगा आपका -4/5 डेल नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको पेयरिंग एनर्जी का यूज करके आपने CFSE को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल नोट ऑफ डी ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिक्रीज इन द ऑर्डर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, IIT JAM 2006 का क्वेश्चन है। कैसे करना है आपने, हमें पता है कि जब हम 3D से 4D से 5D जाते हैं तो मेरे हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, और उस केस में डेल नोट जो आपका गैप है वो बढ़ जाता है। दैट इज वाई पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है और आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा आपका रोडियम मेटल। ठीक है, सो रोडियम मेटल जो सबसे पहले है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और हाँ 2 ऑप्शन में, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। उसके बाद आपके पास आता है कोबाल्ट +3 एंड कोबाल्ट +2। देखिए अगर कोबाल्ट +3 है तो हमने बोला था जहां पे मेटल के ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो मेटल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, उस केस में आपका गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, और जहां पे आपका मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उस केस में आपका क्या हो जाएगा, गैप कम होगा। मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का ये मतलब भी है कि आपकी इनर वाली जो डी है वो खाली हो गई है, और अगर अंदर वाली डी आपकी खाली हो गई है तो आपका जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर वाली डी में डालेगा, ना कि बाहर वाली डी में। दैट इज वाई वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उस केस में आपका डेल नोट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे आएगा सबसे पहले रोडियम, रोडियम के बाद कोबाल्ट +3, आफ्टर दैट कोबाल्ट +2। अगर आपके मेटल पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपने याद रखना है वहाँ पे डेल नोट यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी आपकी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक लिगेंड द मोस्ट स्टेबलाइज्ड डी ऑर्बिटल इज। देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको अगर सारे याद हों तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
बट एक छोटी सी ट्रिक हम बना लेते हैं कि ये इनको याद किस तरह से रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका CSIR दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि सिर्फ आप TBP को याद रखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसी से आपको सारी ज्योमेट्रीज याद हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। TBP में क्या था, DZ² हाईली डीस्टेबलाइज, सबसे ज्यादा DZ², आफ्टर दैट DX² - Y² DXY, और सबसे एंड में था DXZ और DYZ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपका दो ज्योमेट्री बन सकता है, अगर आपको याद हो तो TBP से दो ज्योमेट्री बन सकती है। एक तो आपकी यहाँ से जनरेट हो सकती है TP यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, और एक आपके पास बन सकता है लीनियर। जब आप इक्वेटोरियल लीगेंड को हटा दोगे तो आपके पास लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी, और जब आप लीनियर को हटा दोगे तो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे TBP की, यहाँ पे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के लिए, तो आप क्या करो, जो पीछे वाला DXZ और YZ है ना, आप उसको क्या करो, उसको आगे ले आओ, और बाकी का और जो ऑर्डर है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, बाकी का ऑर्डर सेम कैसे, जो आपका DXZ और YZ है उसको उठा के आप आगे ले आओ, उसके जब आप उसको आगे लेके आओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, DXZ DYZ आगे आ जाएगा, उसके बीच में आएगा DZ², और सबसे एंड में चले जाएगा DX² - Y² और DXY। सो ये हमारे पास बन जाएगी ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और अपने क्या बताना है, मोस्ट स्टेबलाइज, तो सबसे स्टेबलाइज कौन सा होगा, जो सबसे एंड में होगा। सबसे एंड में कौन है, DX² - Y² और DXY। ऑप्शन में DX² - Y² नहीं है, सो क्या है, DXY। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाली DPP में भी था कि यहाँ पे आपके पास है NiL6 और N पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और निकल को उसने दे दिया कि निकल जो है अब आपका +2 में है। सो यहाँ पे उसने बैंड बोला है, अगर आपका फर्स्ट लीगेंड के साथ आपके बैंड आ रहे हैं 8500 पे, 15400 पे और 26000 पे, ये आपके फर्स्ट लीगेंड के बैंड है। सेकंड लीगेंड के साथ बैंड आ रहा है आपका 10000 पे, एक आ रहा है 17 पे और एक आ रहा है 28 पे। यानी कि जो पहले वाले बैंड है उनमें जो आपका गैप है वो कम है, यानी कि वहाँ पे CFSC स्प्लिटिंग कम हो रही है, लेकिन जो सेकंड वाला लीगेंड है वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है। यानी कि हमें पहला लीगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लीगेंड, और सेकंड वाला जो लीगेंड है वो कैसा होगा आपका, वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अब पहले वाला वीक लीगेंड किस में है, पहले वाला वीक लीगेंड सबके अंदर है। OH भी वीक फील्ड लीगेंड है, क्लोराइड भी है, NCS भी और वाटर भी है, तो यानी कि फर्स्ट लीगेंड से पता नहीं चलेगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड देखिए, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, बिल्कुल ठीक है। RCOO नेगेटिव वीक फील्ड लीगेंड है, आयोडाइड वीक फील्ड लीगेंड है, एजाइड वीक फील्ड लीगेंड है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला वाटर हो जाएगा, दूसरा आपका अमोनिया हो जाएगा, जहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, द कॉम्प्लेक्स दैट शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है CSIR जून 16 में। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा, जहां पे T2G अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2G होगी, जहां पे वहीं पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखें तो कॉपर +2 है, +2 मीन्स D9 है, तो T2G में 6 हो जाएगा, EG के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है, तो T2G सिमेट्रिकल है, मीन्स देयर इज नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। निकल +2 में क्या है, D8, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, T2G के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सिमेट्री है, सो नो कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें तो कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट +2 जहां पे होगा यानी कि D7 मतलब T2G के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 और EG के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, T2G 5 मतलब अनसिमेट्रिकल मतलब आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वहां पे होगा। सो याद रखना आपने, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहां पे होगा, वेयर देयर इज अ अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2G। ठीक है, वहीं पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द कॉम्प्लेक्स Fe फिनेंथ्रेलिन ट्वाइस, NCS ट्वाइस। देखिए यहाँ पे दोनों लिगेंड आपके इक्वल है, फिनेंथ्रेलिन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और NCS आपका वीक फील्ड लिगेंड है। सो यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड जहाँ पे भी इक्वली अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, हमने डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वहीं पे आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पे आपका स्पिन इक्विलिब्रिया जनरेट हो जाएगा। और स्पिन इक्विलिब्रिया ऑक्टाहेड्रल में किस में होता है, D6 में। मैंने आपको बताया था कि याद कैसे रख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं। ठीक है, सो स्पिन इक्विलिब्रिया भी कहाँ पे होगा, D6 में। और उसके बाद आपका केस आता है केस ऑफ ट्रांसफरेंस, वो किस में आता है, D7 में। ठीक है,
अब जो मेरा D6 है यानी कि वहाँ पे मेरा स्पिन इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ पे Fe+2 यानी कि D6 है तो यहाँ पे स्पिन इक्विलिब्रियम आएगा। स्पिन इक्विलिब्रियम मतलब हाई टेम्परेचर पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो टेम्परेचर पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर आप हाई टेम्परेचर पे हाई स्पिन है तो हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, हाई स्पिन में 1 2 3 4 5 6, T2G के कोरस्पॉन्डिंग 4 है और EG के कोरस्पॉन्डिंग मेरा कितना हो जाएगा 2। सो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 1 2 3 4 4। ठीक है, तो उस केस में आपका जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो अराउंड 4.8 और 4.9 के आसपास आएगा। लेकिन अगर जब आपका लो टेम्परेचर हो जाएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो T2G के कोरस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, सो यहाँ पे उसने पहले जो टेम्परेचर दिया है वो 250 केल्विन है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो 4.9 के आसपास बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और उसके बाद है आपका पास 0 बोहर मैग्नेट्रॉन भी दिया हुआ है। सो ये ऑप्शन अगर आप देखिए 4.9 और 0 सो ये ऑप्शन 1 और डी में मैच करता है। सो यानी कि ऑप्शन बी और जो सी है वो तो मेरा गया। ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है मेरी डेल नोट। डेल नोट किसके केस में फाइंड आउट कर सकते हैं आप, डेल नोट आप हाई टेम्परेचर पे फाइंड आउट कीजिए। EG के कोरस्पॉन्डिंग हो गया 1/2, T2G के कोरस्पॉन्डिंग हो गया चौक 16, तो 12 में से 16 में से 12 गया, कितना बच गया 4, यानी कि 0.4 डेल नोट है मेरी हाई स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग। और वो किस में है, वो ऑप्शन ए में है, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको तीनों चीजें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, NiBr2 react with EtPH2P at -78 degree Celsius in CS2 to give red compound A, which upon standing at room temperature turns green to give compound B of the same formula. The measured magnetic moment of A and B are, देखिए A और B के मैग्नेटिक मोमेंट से ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं कि ये किस तरह के कंपाउंड होंगे। ए पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है, यानी कि किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ये आपका लो स्पिन टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और बी में जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो वैल्यू आ रही है आपकी 3.2 बोहर मैग्नेट्रॉन, यानी कि ये हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। अब 3.2 वैल्यू आ रही है, यानी कि अराउंड यहाँ पे 3 के आसपास यहाँ पे क्या है आपके 3 आपका यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ ए एंड बी आपने बतानी है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या कैसे होगा, जब आप EtPH2P में NiBr2 डालेंगे तो वहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्लेटिनम, जहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा और प्लेटिनम के चारों तरफ आपके 4 लिगेंड लगे होंगे। ठीक है, और वो 4 लिगेंड आपके किस तरह से लगे होंगे कि आप NiBr2 लिया और आपने उसके अंदर डाला EtPH2P और -78 डिग्री सेल्सियस है CS2 के प्रेजेंट में, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे NiPEtPH2, दो तरफ ये लगेगा और दो तरफ मेरा लग जाएगा ब्रोमीन। यानी कि पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो मेरा किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है ए, वो मेरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और आफ्टर दैट जो मेरे पास बी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मेरा बनेगा टेट्राहेड्रल, जहाँ पे NiBr और PTEHPH एंड PEtPH2 इस तरह से। सो यहाँ पे जो मेरा Na+2 है D8 के अंदर, स्क्वायर प्लेनर में D8 में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी वहाँ पे D8, तो वहाँ पे जब पेयरिंग हो जाएगी तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी जिससे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और Ni+2 में मेरे पास बन जाएगी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पे आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 की वजह से आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपकी 2.8 या फिर 3.2 के आसपास आ जाएगी। और sp3 मेरी हाइब्रिडाइजेशन से वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से रिएक्शन आएगी, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन बी राइट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर बोल रहा है। अगर टेट्राहेड्रल है वो, पहली बात अगर हम मान लें कि वो टेट्राहेड्रल है तो वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो बोहर मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सो ऑप्शन बी नहीं आएगा। फिर बोल रहे स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ठीक है लेकिन ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बन सकता वो वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि NiBr2 में जब आप EtPH2P डालेंगे तो आपके पास 4 जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा और जो स्क्वायर प्लेनर होगा ए वाला। ठीक है, उसके बाद है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे पॉसिबल है और ऑप्शन ए ही आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। If del naught is the octahedral splitting energy and P is the electron pairing energy, then the crystal field stabilization energy
ऑफ CuNH362 पॉजिटिव। देखिए ये क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, ऊपर ही निकाला है हमने। कोबाल्ट +2 में D7 है। अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको उसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन डेल नोट इग्नोरिंग पेयरिंग एनर्जी। देखिए यहाँ पे आपको पेयरिंग एनर्जी फाइंड आउट नहीं करनी है, मतलब पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करना है। पेयरिंग एनर्जी से नहीं, आपने सिर्फ क्या बताना है, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है आपने। तो Fe जब +2 में है वाटर के साथ तो वीक फील्ड लिगेंड है वाटर, तो Fe +2 में क्या हो जाएगा मेरे पास D6 है, तो T2G के कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6, T2G के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा मेरा 4 और Eg के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2, ठीक है। अब Eg की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी 1/2 डेल नॉट और 4 है तो ये हो जाएगा चौक चौक 16 यानी कि -1.6 डेल नॉट। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी, -0.8 डेल नॉट। और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे Fe का, सो लो स्पिन में क्या हो जाएगा, T2G के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6, तो -0.4 इंटू 6, तो 4 6 का 24 -2.4 डेल नॉट। सो यहाँ पे जब आप 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी बचेगी वो आप दोनों को माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी आपकी, एक मिनट, सॉरी ये हाई स्पिन में आपके पास क्या होगा, 16 में से 12 गए 4 बचेगा -0.4, तो 24 में से 20 को आप माइनस करेंगे, 24 में से 4 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एनर्जी का -2.0 डेल नॉट, तो -2.0 डेल नॉट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, हाई स्पिन में से आपने लो स्पिन को माइनस कर देना है तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास आता है अकॉर्डिंग टू इरविंग विलियम सीरीज। ये आपका फर्स्ट डीपीपी में भी शायद यही इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे था कि वहाँ पे क्या पूछा हुआ था, इरविंग विलियम सीरीज, और हमने पढ़ा था कि हम इरविंग विलियम सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं, इरविंग विलियम फीको निकुंजन, ठीक है, फीको Fe+2, फीको कोबाल्ट +2, और आपने जिंक तक जाना है, और Mn आप वैसे लगा सकते हैं। तो वहाँ पे कॉपर का हमने देखा था कि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है कॉपर का, और एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन कॉपर का में क्यों है, JTD जोन टेलर डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मतलब डीजेनरेसी को रिमूव करना, हमने ऐसे याद किया था, डिस्टोर्शन मतलब डीजेनरेसी, यानी कि आपने डीजेनरेसी को रिमूव करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है और आपकी ऑर्बिटल डीजेनरेसी भी हो सकती है, दोनों को रिमूव करना है ताकि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन तक पहुंच सके, ठीक है। सो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कॉपर +2, जहाँ पे आपका D9 होगा, तो यहाँ पे कॉपर +2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अमंगस्ट द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज एक्सपेक्टेड टू द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। NiCN में देखिए अगर आप, तो यहाँ पे Ni जो निकल जो है वो +2 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें FeCN63, तो Fe यहाँ पे +3 में है, +3 में मतलब D5 है, तो D5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यानी कि T2G के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। कॉपर में देखें तो कॉपर मेरा +2 में है, तो वहाँ पे भी क्या है, मेरा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट में भी है आपका, कोबाल्ट में आपका कोबाल्ट +3 में है, तो कोबाल्ट +3 में क्या होगा 3D7 4s2, तो यहाँ पे आ जाएगा D6, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो जहाँ पे आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बचेंगे वहीं पे आपका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, जो आपका Fe के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, और Fe में आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू फॉर टाइटेनियम वाटर 63 नेगेटिव हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 492। देखिए यहाँ पे आपको लैम्बडा दिया हुआ है, ठीक है। सो लैम्बडा को आप कन्वर्ट कर लेंगे, ये साइड में मैंने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, जो आपका म्यू नोट है वो आपका फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, म्यू नोट इक्वल टू म्यू इक्वल टू 10⁻⁷/492, ठीक है। तो T2G से Eg में ट्रांजिशन हुआ है, तो लैम्बडा हो जाएगा 492/10⁻⁷। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास CFS की कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁷/492। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.310 सेंटीमीटर इनवर्स के, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या कहता है, आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, 12 क्या कहता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर इज गिवन एज डेल नोट आपको दे दिया 492 और डेल नोट एक तरह से इक्वल लैम्बडा है आपका, क्योंकि वो आपका नैनोमीटर में दिया हुआ है। और हमें पता है लैम्बडा जो है वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर किसके इक्वल है, 1 बाय लैम्बडा के। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लैम्बडा आप करेंगे तो नैनोमीटर को आप सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/492 इंटू 10⁻⁻7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻7/492 सेंटीमीटर इनवर्स आपका हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी T2G में एक इलेक्ट्रॉन होगा अब यहाँ पे, क्योंकि टाइटेनियम +3 में है तो यहाँ पे टाइटेनियम क्या होता है 22, तो 3d2 4s2, सो 3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन डी से चला गया तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग बचा 1, यानी कि T2G के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन है। सो एनर्जी कितनी हो जाएगी -0.4 डेल नोट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा -0.4 डेल नोट इंटू क्या हो 0 डेल नोट की वैल्यू कितनी है 10⁻7/492। तो यहाँ से आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि ये हमने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि लैम्बडा में दिया है, लैम्बडा में आप फ्रीक्वेंसी वेव नंबर क्या होता है 1 बाय लैम्बडा, तो आप वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ किसका अपोजिट है, एनर्जी का। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बताना है सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। सो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसकी वेवलेंथ सबसे क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि सॉरी इसकी जो हमने क्या बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखिए वीक फील्ड लिगेंड की एनर्जी कम है मतलब उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड आएगा। वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, एक तो अमोनिया है आपके पास, अमोनिया है, क्लोरीन है, वाटर है और साइनाइड है। तो सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद है वाटर, वाटर के बाद है अमोनिया, अमोनिया के बाद है आपका साइनाइड। ठीक है, और एनर्जी का ऑर्डर इसके अपोजिट हो जाएगा, एनर्जी सबसे ज्यादा साइनाइड की, उसके बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद वाटर, वाटर के बाद आपकी क्लोरीन। ठीक है, एनर्जी के अपोजिट आपका वेवलेंथ होता है, तो यहाँ पे हमने वेवलेंथ को ऑर्डर निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका गेट 11 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके गेट में, टीफर में, जैम में, नेट में, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसी तरह का पैटर्न आपको एग्जाम में भी मिलेगा। सो आपने यहाँ पे अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा क्लियर रखना है, और वीडियोस में हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए अब हम डीपीपी डिस्कशन कर रहे हैं। जब डीपीपी डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी निकल +2 कैन हैव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक है, निकल +2 में क्या हो जाएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल है तब भी क्या हो जाएगा, T2G के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, EG के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 2। अगर टेट्राहेड्रल है तब भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा E, ऊपर हो जाएगा आपके पास T2, तो E में 1 2 और 3 4 5 6 7 8, तब भी आपके पास क्या बच रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको बचेगा, चाहे आइदर आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो या आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखिए अगेन वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार पूछे इसने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डू कौन सा है, फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्सलेट क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एनर्जी ज्यादा होगी और आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी स्प्लिटिंग इन ट्रायंगल बाइपिरामिडल। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ टीबीपी टीबीपी टीबीपी, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है टीबीपी। CSIR 2011 का क्वेश्चन है। टीबीपी क्या था, सबसे पहले dz², उसके बाद dx² -y² dxy, और सबसे एंड में dxz और dyz। dx² सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्रोमियम वाटर 63 पॉजिटिव गिवन एब्जॉर्प्शन है 208 किलोजूल पर मोल। एक्चुअली में न्यूमेरिकल है, ऐसे बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए मैं अलग से आपको वीडियोस बना के दे दूंगी कि इन क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके पास, वो क्या कहते हैं, MnO6 NO3 नेगेटिव इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे कितना आ रहा है 6.0 बोहर मैग्नेटोन वैल्यू है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, शो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड कैलकुलेट CFSC। देखिए बोहर मैग्नेटोन आपका आ रहा है 6.0 के आसपास, और ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, जब NO3 यहाँ से बाहर जाएगा तो आपके कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका यह बनेगा आपका, तो 6 में से ये तो 0 है तो 2 पॉजिटिव, Mn +2 में हो जाएगा, +2 में हो जाएगा D5, वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो D5 सारे के सारे अनपेड हैं, तो आपका 6.0 के अराउंड या 5.9 5.8 या 6.0 के अराउंड आपका बोहर मैग्नेटोन यहाँ पे आ जाएगा। CFSC भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाई फील्ड है तो T2G के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, EG के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 1.2 डेल नॉट, और आपका T2G के कॉरस्पॉन्डिंग का 3 × -0.4 तो हो जाएगा 1.2 तो CFSC वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। D5 में आपका CFSC वैसे भी 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कहता है, ड्रा द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ NiCl4 नेगेटिव। देखिए NiCl4 कैसे बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, तो CFSC टेट्राहेड्रल के आप दिखा देंगे। और डिटरमाइन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे कितना होगा, निकल +2 में है तो 2 है, तो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.8 के अराउंड आ जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ इज। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर बताना है। सबसे वीक फील्ड लिगेंड क्या है, हैलोजन क्लोराइड का, किस में है आपका, क्लोराइड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर ए, तो सिर्फ यहाँ से भी बता सकते हैं आप कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आता है आपका NO पॉजिटिव, उसके बाद CO के बाद साइनाइड के बाद आपका पता है फिनेंथ्रेलिन के बाद आता है बाइपिरिडिन के बाद आता है अमोनिया के बाद आपका अमोनिया के बाद आते हैं आपके पिरिडिन के बाद आता है EDTA के बाद आता है वाटर के बाद हाइड्रोक्साइड के बाद ऑक्साइड के बाद आता है आपका फ्लोराइड के बाद आता है आपका अजाइड के बाद आता है आपका ब्रोमाइड के बाद आता है थायोसाइनाइड के बाद आता है क्लोराइड के बाद आता है आपका आयोडाइड, ठीक है। यानी कि सबसे पहले C के बाद N के बाद O और O के बाद आपके X, यानी कि हेलोजन। C का जो पाई एसिड लिगेंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जी आपके सिग्मा डोनर है और पाई डोनर है, और फ्लोराइड जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ गुड पाई डोनर है। ऐसा नहीं सिग्मा डोनर भी नहीं है, मतलब सिग्मा डोनर वीक है, पुअर है, लेकिन गुड पाई डोनर है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास आता है द डेल्टी ऑफ द फ्लोइंग, डेल्टा टी आपने बतानी है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स की। डेल्टा टी देखिए क्या होगा डेल्टा टी में, अगेन डेल्टा टी भी किसका ज़्यादा होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और हमें पता है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड तो कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, और ब्रोमाइड तो बिल्कुल ही वीक फील्ड लिगेंड है, तो ब्रोमाइड तो आपका सबसे एंड में आना चाहिए, यानी कि बी सबसे पीछे आना चाहिए, और बी एक ही ऑप्शन में सबसे पीछे है, और वो ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो आप सिर्फ यहाँ से भी बता सकते हैं, क्योंकि ब्रोमाइड आपके सबसे एंड सीरीज में आता है, वो बहुत ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड है। सो डेल्टा टी उस केस में सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड के केस में। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे है NCS, आफ्टर दैट क्लोराइड के बाद है आपका ब्रोमाइड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, that is question number 22, the species with the highest magnetic moment, spin only पूछा है, spin only याद रखना है। highest magnetic moment कहाँ पे होगा, देखिए VCl6 और ये आपका 4 नेगेटिव है, तो वैनेडियम आपका किस में है, +2 में, ये आपका 23, तो 23 हो जाएगा 3d3 4s2, तो यहाँ से आपका T2G के कोरस्पॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ पे, ठीक है। क्रोमियम के केस में अगर हम देखें तो जो मेरा NC5H5 है, ये जो है मेरा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। नाइट्रो जो है अगेन कोबाल्ट 3 में है, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। EDTA तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, पेयरिंग हो जाएगी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयन Mn6 + 2 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है। एंड विच रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट बतानी है आपने, Mn6 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है डायमैग्नेटिक, बिल्कुल गलत, क्योंकि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। ओके, इट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कैसे हो सकता है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो गलत। द मेटल आयन इज D5 आयन, D5, ठीक है, D5 तो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है द लिगेंड आर वीक फील्ड लिगेंड, बिल्कुल ट्रू है। ऑक्टाहेड्रल ट्रू है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4 एंड 5, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली प्लेस द मेटल सेंटर इन देयर ऑर्डर विद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने याद की थी, अगर आपको याद हो तो वो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि पता इस मन को करके फिरे फिरे कोई नहीं मन। जहाँ पे आपका प्लेटिनम +4 में था, इरिडियम +3 में था, एमएन +4 में था, कोबाल्ट के बाद क्या था +3 Fe तक +3 में चला, Fe जब दोबारा Fe आया तो +2 एंड +2। सो यहाँ पे ये ऑर्डर था और ये हम ऑर्डर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप इस तरह से मेटल के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। और नेफ्लॉस्टिक सीरीज में जो मेटल की सीरीज थी वो था आपका मन भी नहीं लगदा मोहे करो रहम कोबाल्ट प्लेटिनम, वो आपकी इस तरह से थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। कोवेलेंसी प्लेटिनम +4 में था, ठीक है। और +4 में क्या मतलब क्या है कि प्लेटिनम का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, जहाँ पे साइज बहुत छोटा हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगी, कोवेलेंसी या पोलराइजेशन ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। उस केस में आपका कोवेलेंसी और पोलराइजेशन ज़्यादा क्रिएट होगा। चलो वो नेफ्लॉस्टिक सीरीज है वो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। मेन जो चीज़ है हमारी वो ये है कि यहाँ पे हमने बताना है तो रोडियम +3 Fe+3 Mn +2, ये बिल्कुल सिंपल सा ऑर्डर है, देखने से ही पता चल रहा है कि रोडियम का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 3D से 4D से 5D जब हम आते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके इसमें CFSC आपकी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। सो रोडियम आ जाएगा। रोडियम आपका 2 ऑप्शन में है और प्लेटिनम भी है, प्लेटिनम +4 भी है यहाँ पे, लेकिन उस केस में ऑप्शन नंबर डी में पैलेडियम को सबसे पीछे रख दिया जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में देखें तो निकल को सबसे निकल +2 को ज़्यादा रखा तो बिल्कुल ही गलत है। और रोडियम अगर ऑप्शन बी की बात करें तो रोडियम उसके बाद कोबाल्ट +2 को रख दिया और ये ऑप्शन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है जहाँ पे रोडियम +3 में है, उसके बाद Fe+2 है और Fe3 में है और Mn आपका +2 में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 25, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को लेकर हमने गलत स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन कई बार क्या होता है पेपर में आप एग्जाम में बैठे हो तो पेयरिंग एनर्जी बस पेयरिंग एनर्जी देगा और ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं, बट वहाँ पे ये नहीं देखते कि स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर पूछा कि इनकरेक्ट आंसर पूछा है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना है कि उसने करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा या इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा होता है। पूछा कुछ और होता है लेकिन हम जल्दी में होते हैं तो ऑप्शन कुछ भी लगा के आ जाते हैं, ठीक है। सो पेयरिंग एनर्जी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, गलत स्टेटमेंट। सो पेयरिंग एनर्जी डिक्रीज फॉर हैवियर कंजेनर्स। देखिए जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है, तभी तो वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, पेयरिंग होती है और आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। उसके बाद है कोवैलेंसी इन मेटल लिगेंड बॉन्ड डिक्रीज द पेयरिंग एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है, नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट मतलब क्या कि कोवैलेंसी जनरेट करना, मेटल लिगेंड के बीच में कोवैलेंसी होगी, वहाँ पे मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम स्पेस वहाँ पे मिलेगा जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो जाएंगे। मेटल लिगेंड बॉन्ड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी था कि वीक फील्ड लिगेंड अगर आपका प्रेजेंट है तो वीक फील्ड लिगेंड का अगर नेफ्रोस्टिक इफेक्ट ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट की बात करें तो पाई एसिड लिगेंड कैन एनहेंस द पेयरिंग एनर्जी। देखिए क्या बोल रहा है, पाई एसिड लिगेंड बोल रहा है कि पेयरिंग एनर्जी को बढ़ाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। पाई एसिड लिगेंड पेयरिंग एनर्जी को घटाते हैं क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम होगी तभी तो पेयर अप हो पाएगा। अगर पेयरिंग ही नहीं होगी मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग यानी कि पेयरिंग नहीं हो रही है, तो तभी तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। पाई एसिड लिगेंड जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग एनर्जी वहाँ पे कम है इसीलिए तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है कि पाई एसिड लिगेंड पेयरिंग एनर्जी को बढ़ाते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। पाई एसिड लिगेंड पेयरिंग एनर्जी को घटाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी अगर आप देखें, पेयरिंग एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोल रहे हैं, पेयरिंग एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, जब आप मेटल पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है तो मेटल का साइज कम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस और एटम और शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइज छोटा होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी तो रिपल्शंस मीन्स क्या, पेयरिंग एनर्जी, जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा वहीं पे पेयरिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपकी सी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं, द CFSE इन यूनिट ऑफ डेल्टा नोट फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इज 0.4
अच्छा यहाँ पे CFSE आपको कैलकुलेट करनी है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने कैलकुलेट किया है। ऑप्शन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड द d ऑर्बिटल विल स्प्लिट इनटू 4 लेवल, बिल्कुल ठीक है, 4 लेवल में होता है। और हमने ये कैसे याद किया था कि ऑक्टाहेड्रल लो, ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से स्प्लिट हुआ, T2G और EG। फिर हमारे पास आता है स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा कि ऊपर हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा dz स्क्वायर, और उसके बाद आएगा dxy, और सबसे एंड में हो जाएगा dxz और dyz। और उसके बाद मेरा आएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में क्या हो जाएगा कि ऊपर रहेगा मेरा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन नीचे वाले दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा dxy, नीचे हो जाएगा dz स्क्वायर, और एंड में dxz yz रहेगा। तो 4 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो रहा है। सबसे ऊपर आएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आफ्टर दैट आएगा dxy, उसके बाद आएगा dz स्क्वायर, और सबसे एंड में आ जाएगा dxz और dyz। चलिए डीपीपी आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने डीपीपी को पूरा देखा सुना, और अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।